हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी विद अनुराग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बात है बात है शीत युद्ध के समय की, जब एक तरफ अमेरिका और यूरोप के देश और दूसरी तरफ रसिया, या फिर जिसे उस समय सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, कई देशों का समूह था और ये दोनों आपस में शीत युद्ध लड़ रहे थे। यह युद्ध दुनिया का ऐसा युद्ध है जो बिना हथियारों के लड़ा गया, और यह युद्ध जो है सिर्फ धमकियों तक ही सीमित था। सिर्फ धमकियों तक ही सीमित था। और शीत युद्ध की शुरुआत जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से शुरू होती है। तो हम शीत युद्ध के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? ऐसा कौन सा वृत्तांत आज डिस्कस करने वाले हैं, ऐसे कौन सा टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं जिसकी शुरुआत हमने शीत युद्ध से की? ओके, तो सबसे पहले जान लेते हैं शीत युद्ध का प्रभाव क्या हुआ। तो शीत युद्ध का प्रभाव जो है, पूरी दुनिया जो है दो खेमों में बट गई। एक खेमा कहलाता था प्रथम विश्व, और दूसरा खेमा जो है वो कहलाता था द्वितीय विश्व। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दो खेमों के अलावा भी एक जो है तीसरा खेमा निकल के आया, जो कहलाता है तृतीय विश्व। खैर, पहले प्रथम खेमे की बात कर लेते हैं। तो प्रथम खेमे में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूरोप के कई सारे देश थे, जिसमें से ब्रिटेन था, फ्रांस था, और दूसरे देशों में द्वितीय खेमे में जो है रसिया थे और इसके सोवियत संघ के कई सारे देश थे, और इन्हीं के मध्य शीत युद्ध का आयोजन किया जा रहा था। लेकिन तत्कालीन समय में अगर हम गौर करें तो एक तृतीय विश्व की संकल्पना सामने आती है, और उस संकल्पने में क्या है कि जैसे ब्रिटेन से कई सारे देश जो आजाद हो रहे थे उस समय, तो उनके पास एक धर्म संकट था कि विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, दो सबसे बड़े खेमे जो है उनको शामिल करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, जिसमें से एक प्रथम विश्व था और दूसरा द्वितीय विश्व जिसको संज्ञा मिली थी। ये दोनों खेमे जो है नए आजाद हुए मुल्कों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, अपने तरफ शामिल करने के लिए लगातार प्रयासरत थे। लेकिन कुछ महान राष्ट्राध्यक्षों ने, जिनमें भारत के राष्ट्राध्यक्ष हमारे भारत के प्रधानमंत्री, हमारे आदरणीय प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी भी शामिल थे, तो उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने एक तृतीय विश्व की संकल्पना का इजाद किया। तृतीय विश्व की संकल्पना में कौन कौन से देश शामिल थे? तो उसमें अपना भारत था, हमारा भारत महान, उसमें इजिप्ट था, उसमें अफगानिस्तान था, उसमें मलेशिया था। ऐसे कई सारे देश थे जो कि तृतीय विश्व की संकल्पना में आते हैं, और इस तृतीय विश्व को ही गुट निरपेक्ष देशों की संज्ञा दी गई। गुट निरपेक्ष, क्योंकि ये अभी तत्काल ही आजाद हुए थे और इन्हें डर था कि कहीं ये फिर से गुलाम ना हो जाए। इसी वजह से इन्होंने किसी भी देश में जाना सही नहीं समझा और इन्होंने एक नए विश्व की संकल्पना साकार दिया। अब महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ इन बातों का क्या महत्व है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनुराग, आपका दोस्त, और आज के ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत और मिस्र संबंध। ये बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि ये मिस्र है और ये हमारा भारत महान है, और ये दोनों ही देश जो है वो तृतीय विश्व के देश हैं। तृतीय विश्व के देश हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ट्यूटोरियल। क्या कहता है हमारा संपादकीय? चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में है इजिप्ट प्रेसिडेंट विजिट टू इंडिया, मतलब कि गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी जो है 2023 में भारत की राजकीय यात्रा पर है। ये देखिए, ये अब्देल फतह अल सीसी हैं और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अपनी दूसरी राजकीय यात्रा पर आए राष्ट्रपति सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। चूंकि हर साल जो है एक मुख्य अतिथि बुलाया जाता है, तो इस बार जो है इजिप्ट के राष्ट्रपति अल सीसी जी को आमंत्रित किया गया है, और यह पहली बार है
जब अरब गणराज्य मिस्र के राष्ट्रपति को हमारे गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। और गणतंत्र दिवस परेड में मिस्र की एक सैन्य दल ने भी भाग लिया है। ठीक है, तो ये था एक वृत्तांत जिसकी वजह से ये चर्चा में है। अब हम आगे अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए भारत मिस्र द्विपक्षीय संबंधों की बात कर लेते हैं कि क्या है। मैंने इसका इतिहास तो बताया ही कि क्यों भारत मिस्र इतने घनिष्ठ संबंधी हैं। अब आगे बात करते हैं। तो भारत और मिस्र इस वर्ष मतलब 2023 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75वें वर्ष मना रहे हैं। ठीक, 75 वर्ष को कौन सी जुबली कहते हैं, आप कमेंट करिएगा। ठीक है, और अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप सब्सक्राइब करो। मैं अच्छा बेहतर कंटेंट आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं और डिटेल्स एनालिसिस के साथ। तो 2022-23 में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और अध्यक्षता में उसने अपने तृतीय दुनिया के एक मित्र देश या अतिथि देश को भी आमंत्रित किया है, जो कि मिस्र है। तो आगे हम बढ़ते हैं अपने संपादकीय में और पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हुए भारत और मिस्र के व्यापारिक संबंधों को एक नई उड़ान देने की कोशिश करते हैं। चलिए, वित्त वर्ष 2021-22 वित्त वर्ष कब शुरू होता है और कब खत्म होता है, तो इसको भी आप जरूर देखिए। अगर मैं हर चीज बता दूंगा तो आपके लिए होमवर्क है कि वित्त वर्ष कब शुरू होता है और कब खत्म होता है। भारत और मिस्र के बीच द्विपक्षीय व्यापार 7.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। द्विपक्षीय व्यापार का मतलब होता है कि जब दो देशों के बीच में आपस में व्यापार होता है और जब इसी में कई सारे देश और जुड़ जाते हैं तो उसको कहते हैं बहुपक्षीय व्यापार। भारत ने मिस्र को 3.74 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात और 3.52 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात किया है। तो ये डाटाज हैं जिनको आप देख सकते हो। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन लिखते हैं मेंस के तब इनका इंपॉर्टेंस नजर आता है। 50 से अधिक भारतीय कंपनियों ने मिस्र के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 3.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। जिस निवेश का क्षेत्र कौन कौन सा है, तो रसायन, ऊर्जा, कपड़ा, परिधान, कृषि व्यवसाय, खुदरा आदि क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों ने मिस्र में निवेश किया है। मिस्र की भौगोलिक स्थिति तो हमने देख ही ली है। एक बार हम फिर से मैप को देख लेते हैं ताकि मिस्र की भौगोलिक स्थिति याद रहेगी तो चीजों को समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। देखिए, ये रहा मिस्र, ये रहा मिस्र। और प्री में पूछ सकता है, क्योंकि मिस्र चर्चा में रहा है, तो मिस्र के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। ठीक, और मिस्र में स्वेज नहर भी है। मिस्र जो है यूरोप, एशिया और अफ्रीका का केंद्र बिंदु कह सकते हैं या प्रवेश द्वार है। ये क्या है, यूरोप, एशिया और अफ्रीका का प्रवेश द्वार है। और विश्व की 20% जो है सप्लाई वो स्वेज नहर से सुनिश्चित होती है, स्वेज नहर से। तो गाइस, अभी मिस्र चर्चा में था, स्वेज नहर कैनाल जो है वो चर्चा में थी। चर्चा का कारण था कि एवरग्रीन नाम का एक जहाज जो है वो फंस गया था स्वेज कैनाल में, जिससे विश्व आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई थी। तो आई होप कि आपको मैंने ये समझा दिया। चलिए अब अपने संपादकीय की तरफ बढ़ते हैं आगे। ज्यादा टाइम ना लेते हुए एक बार फिर से हम संपादकीय को आगे बढ़ाते हैं। रक्षा सहयोग की बात करें, व्यापारिक संबंधों की बात हमने कर ली है। अब रक्षा सहयोग की बात करें तो अक्टूबर 2021 में डेजर्ट वॉरियर अभ्यास, जो कि एक युद्ध अभ्यास है, दोनों देशों की वायु सेनाओं द्वारा पहले संयुक्त सामरिक अभ्यास के रूप में आयोजित किया गया। मिस्र ने भारत के तेजस लड़ाकू विमानों और ध्रुव हल्के विमानों, हेलीकॉप्टरों में भी रुचि दिखाई है। तो इस प्रकार से जब अभ्यास होते हैं तो विभिन्न देशों की संस्कृति, विभिन्न देशों की टेक्नोलॉजी और एक सहयोग जो दो देशों के बीच में, एक विश्वास जो दो देशों के बीच में डिसाइड होता है या बनता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है इंटरनेशनल रिलेशंस में। कोविड-19 भी गुजरा कुछ सालों पहले, तो कोविड-19 और रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान दोनों में क्या संबंध बने उनके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। तो संपादकीय कहता है
कि कोविड-19 की दूसरी लहर में मिस्र ने चिकित्सा आपूर्ति क्रम में रेमडेसिविर की 3 लाख खुराक को भारत भेजा। मिस्र ने रेमडेसिविर की 3 लाख खुराक को भारत में भेजा। रेमडेसिविर क्या है? रेमडेसिविर जो है एक वैक्सीन है, कोविड-19 वैक्सीन है। रूस यूक्रेन युद्ध के समय यूक्रेन में गेहूं के शिपमेंट में अचानक गिरावट आने के बाद भारत ने मिस्र को सहायता प्रदान की थी। चूंकि यूक्रेन और मिस्र में ज्यादा दूरी नहीं है, तो यूक्रेन से जो है मिस्र को गेहूं का आयात होता था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के पश्चात जो है गेहूं का आयात बंद हो गया था, निर्यात बंद हो गया था। तो भारत ने यहां से गेहूं का निर्यात किया था। पिछले साल मई में भारत ने गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था, चर्चा में था ये बात, परंतु मिस्र में उत्पन्न विषम परिस्थितियों को देखकर 61,000 टन गेहूं का निर्यात किया गया था। देखिए, ये छोटी छोटी चीजें जो हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको मजबूत बनाती हैं, पूरे वैश्विक स्तर पे आपको एक स्थान प्रदान करती हैं। और वो स्थान जो है ऐसे नहीं प्राप्त होता है, वो स्थान जो है एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे की लाभ, एक दूसरे देशों का संसाधन को ध्यान में रख करके इंटरनेशनल रिलेशंस को डिसाइड किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। इस वर्ष मिस्र को क्यों चुना गया? देखिए, सीसीसी के निमंत्रण को ग्लोबल साउथ को शामिल करने के लिए सरकार के दबाव के रूप में देखा जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान सामने आए गुटनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर पुनः जोर के प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है। देखिए, जब शीत युद्ध चल रहा था तो इन देशों ने गुटनिरपेक्षता का परिचय दिया था, और आज रूस और यूक्रेन युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तब भी ये देश जो है वो गुटनिरपेक्ष होने का जो इनका सिद्धांत है, जो इनकी अवधारणा है, सारे देश मिल करके एक फिर से गुटनिरपेक्ष संप्रदाय का या गुटनिरपेक्ष समुदाय का निर्माण करेंगे, और जो कि पूरे विश्व में एक तृतीय विश्व की जो संकल्पना है उसको स्वीकार करने में सहयोग करेगा। आगे चलते हैं। भारत के लिए मिस्र का सामरिक महत्व क्या है? तो लगभग 110 बिलियन की आबादी के साथ मिस्र एक ऐसे स्थान पर है जो अफ्रीका और एशिया में फैला हुआ है। इसकी एक स्थायी सेना भी है। मिस्र एक राजधानी के तौर पर अरब राज्यों की लीग का मतलब होता है सभा, की मेजबानी भी करता है। मिस्र अरब देशों के साथ साथ अफ्रीकी देशों की राजनीति में एक प्रमुख भागीदार है। तो इस प्रकार से मिस्र की जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस भौगोलिक स्थिति की वजह से ही ये अफ्रीका और यूरोप और एशिया और मध्य पूर्व, इन सब के लिए मिस्र जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में या एक महत्वपूर्ण सामरिक भागीदार के रूप में देखा जाता है। मिस्र का आर्थिक महत्व क्या है? तो ये बहुत सारे जो है मुक्त व्यापार समझौतों से जुड़े हुए हैं, जो कि एक मुक्त व्यापार समझौतों की श्रृंखला है, और भारत और मिस्र के बीच में भी मुक्त व्यापार को लेकर के एक समझ विकसित होने की जरूरत है। इससे अफ्रीका और यूरोप के बाजारों के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप में भी देखा जाता है। मैंने पहले आपको ये बता दिया था कि अफ्रीका और यूरोप के बाजारों के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप में भी मिस्र को देखा जाता है। मिस्र में स्वेज नहर है। स्वेज नहर आर्थिक जोन, एससी जोन का मतलब होता है स्वेज कैनाल इकोनॉमिकल जोन, को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में भी विकसित करने की आवश्यकता है। देखिए, ये जो स्वेज नहर है ये लगभग लाल सागर है, और यहाँ पे जो है ये, और ये मिस्र, तो यहाँ पे जो है ये स्वेज नहर जो है ये पूरे विश्व के लिए सप्लाई का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। सप्लाई का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है, और पूरे विश्व की लगभग 20% सप्लाई जो है यहीं से होती है। स्वेज नहर के दोनों किनारों पर स्थित है। यह एक रणनीतिक जलमार्ग जो यूरोपीय और एशियाई बाजारों के बीच सबसे छोटा लिंक प्रदान करने के लिए भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। तो मैंने बताया कि इधर भूमध्य सागर है, इधर लाल सागर है, और यहाँ पे मिस्र की अवस्थिति है, जो कि इधर से जो है, इधर से अफ्रीका के लिए, इधर से एशिया के लिए, और इधर से यूरोप के लिए एक बेहतर मार्ग प्रोवाइड करता है। लगभग 20% वैश्विक कंटेनर व्यापार इसी नहर के माध्यम से, देखिए 20% वैश्विक कंटेनर का जो व्यापार है इसी नहर के माध्यम से होता है।
चीन हमेशा की तरह, चीन की जो नीति है वो साम्राज्यवादी नीति रही है, और इस साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत 3 एससी जोन द्वारा पेश किए गए अवसरों का लाभ उठाने वाला पहला देश तुरंत बन जाता है, क्योंकि ये संपूर्ण विश्व में अपना साम्राज्य फैलाना चाह रहा है। और चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना जो है, मैरीटाइम सिल्क रोड परियोजना जो है, एक महत्वपूर्ण हिस्सेदार के रूप में इसको देखा जाता है। तो ये बेल्ट रोड चीन की परियोजनाएं क्या है, इसके बारे में आप सर्च करिएगा और जानने का प्रयास करिएगा। इसीलिए भारत का मिस्र के साथ गहरा आर्थिक जुड़ाव एक अतिरिक्त सामरिक महत्व का विषय है। चूंकि अब की बार भारत के साथ जो है, भारत में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अल सीसी जी को इसलिए बुलाया गया है ताकि भारत चीन के जो बढ़ते कदम है, चीन के बढ़ते कदमों को लगाम लगाया जा सके और भारत को महान बनाया जा सके। इस वजह से भारत ने एक ऐसा कदम उठाने की कोशिश की है। आई होप कि दोस्तों आपको बहुत समझ में आया होगा। मैंने पूरा अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है, और इसके इतिहास से लेकर के वर्तमान जो करंट है, मतलब स्टैटिक पोर्शन से लेकर के करंट तक आपको पूरा मैंने एक एक पॉइंट पढ़ पढ़ के बताया, और विभिन्न इसके दृष्टिकोण जो है इससे, कि इसका सामरिक महत्व क्या है, व्यापारिक महत्व क्या है, आर्थिक महत्व क्या है चीन का, इन सब चीज़ों के मैंने बताया। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 आगे की संपादकीय के लिए @UPSC विद अनुराग को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। ठीक है, आप लोग अपना प्यार दिखाइए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल